अगर मुझसे पूछा जाए वो कौन सा आसमान है जिसके नीचे मानव मस्तिष्क ने अपने सबसे अनमोल तोहफों का विकास किया, तो मैं जवाब दूंगा निश्चित ही ये भारत है। अगर मैं खुद से पूछूं कि हम लोग जिनके विचार ग्रीक और रोमन ज्ञान पर ढले हैं अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए किस तरफ देख सकते हैं, तो इसका भी जवाब भारत ही होगा। ये शब्द एक ऐसे इंसान के थे जिसका जन्म यूं हुआ तो जर्मनी में, लेकिन वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। मैक्स मूलर नाम था इनका, और भारत का ईसाईकरण करने का षड्यंत्र रचने वाला भी यही था। सनातन हिंदू धर्म व भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर इस इंसान ने नहीं छोड़ी। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। 2 या 3% ही ऐसे भारतीय होंगे जिनके घर वेद या उपनिषद होंगे, लेकिन आपको जानकर कैसा लगेगा कि एक दौर वो भी था जब फ्रांस के दार्शनिक और विद्वान वेदों को पढ़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन को पटखनी देने का प्लान बना रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वेदों के जरिए उन्हें ये एहसास कराना था कि फ्रांस भारत में दोबारा अपनी खोई हुई जमीन वापस पालेगा। किस्सा वाकई में दिलचस्प है। इस किस्से के 2 पात्र हैं, या कहो 2 देश है। एक देश ब्रिटेन था जो मैक्स मूलर के जरिए सनातन ग्रंथों में छेड़छाड़ करके ये साबित करना चाहता था कि ईसाईयत सनातन से ऊंची संस्कृति है। तो दूसरा था फ्रांस का वाल्टेयर, जो उस समय लिख रहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया को सब कुछ गंगा के किनारों से मिला है, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म भी। यूनानी और यूरोपियन की पौराणिक कथाओं में भारत और मिस्र के अनुयायी मात्र थे। हम लोगों के पुरस्कार पाने वाले विद्वान केवल बर्बर लोग थे, जबकि वो भारत की प्राचीनता को कभी चुनौती नहीं दे सकते थे। ये किस्सा है 1760 का, आज से 264 साल पहला, जब फ्रेंच सैनिक ने अपने फ्रेंच दार्शनिक को यजुर्वेद की प्रतिलिपि भेंट की थी, जो बाद में नकली पाई गई। और असली यजुर्वेद की खोज में दूसरा फ्रेंच दार्शनिक भारत में वेदों की पढ़ाई करने पहुंचा था। किस्से को आराम से समझिए। 16वीं सदी और 17वीं सदी में यूरोप की कई कंपनियां भारत में व्यापार के लिए पहुंच रही थीं। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर पीछे पीछे ब्रिटेन और हॉलैंड, लेकिन इनके पीछे एक देश और भी था, वो था फ्रांस। हालांकि फ्रांस सबसे लेट पहुंचा था, पर 1664 में फ्रांस ने पांडुचेरी को अपने कब्जे में किया और धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाते हुए 1740 तक वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर पहुंच गए। पांडिचेरी व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया था, और साथ ही बंगाल में भी फ्रेंच ट्रेडिंग पोस्ट खुल गई थी। यहाँ से अदरक, इलायची, दालचीनी, नील चाय की पत्ती के निर्यात की जाने लगी थी। उन दिनों फ्रांस में सबसे ज़्यादा मांग थी, वो थी भारत के कपास के रंग बिरंगे धागों की, जिनका इस्तेमाल ये लोग पर्दे और कालीन बनाने में करते थे। फ्रेंच शाही परिवारों की राजकुमारी या रानियां इसकी दीवानी थी। इस तस्वीर में गौर से देखिए, ये राजा लुई 15 की सलाहकार है। ये भारतीय पोशाक पहने हैं, जिनकी तस्वीर लंदन की नेशनल गैलरी में आज भी लगी हुई है। इस कारण उस दौर में फ्रांस में कई फर्जी कॉटन फैक्ट्रियां भी खुली। व्यापार फायदे का था। फ्रांस में 1720 में एक नई कंपनी बनाकर उसके स्टॉक बेचे गए। एक स्टॉक 550 लिवरे यानी फ्रेंच मुद्रा का था, लेकिन आगे फायदे की संभावना इतनी थी कि खुद फ्रांस के राजा ने कंपनी के 20% शेयर खरीद डाले। इन शेयरों को खरीदने वाला एक आदमी और भी था, नाम था वाल्टेयर, फ्रांस का सबसे बड़ा दार्शनिकों में से एक। अगले 20 सालों में कंपनी ने भी खूब कमा कर दिया, और वाल्टेयर को इस सौदे का बड़ा फायदा हुआ। वाल्टेयर भी इससे काफ़ी अमीर बन गया। फिर 1756 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 ईयर वार की शुरुआत हुई। यानी ये लड़ाई थी कि भारत में कौन अधिक से अधिक लूटमार करेगा। लड़ाई चल पड़ी, जो लड़ी गई अमेरिका, कनाडा और भारत में। फ्रांस ने अमेरिका में विद्रोहियों को हथियार सप्लाई किए, तो वहीं भारत में फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ, कभी सीधे तौर पर तो कभी अलग अलग रियासतों को मोहरा बनाकर। साल 1757 प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। उन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत पतली होती चली गई। कंपनी पर कर्ज चढ़ता चला गया। बंगाल के चंद्रनगर पोस्ट में फ्रेंच गवर्नर जॉन बैप्टिस्ट सेविलियर ने तब कंपनी के नाम एक खत लिखा, जिसमें लिखा था कि ब्रिटिश हमें गंगा की हवा में सांस तक नहीं लेने दे रहे हैं, आगे की राह और मुश्किल होने वाली है। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार वाल्टेयर के हिसाब से एक बड़ा नुकसान था।
कनाडा हाथ से निकल जाने पर उन्होंने कहा था कि चंद फीट बर्फ हाथ से निकल गई तो क्या, लेकिन भारत के हाथ से निकल जाने पर उन्होंने इसे एक भारी नुकसान और फ्रांस के लिए बड़ा सदमा करार दिया था। इसी दौर में एक फ्रेंच सैनिक भारत से वापस फ्रांस लौटा था। यहाँ उसने वॉल्टेयर को एक किताब की प्रतिलिपि तोहफे में दी और बताया कि यह भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ यजुर्वेद है, जो समय की धारा में कहीं खो गया था। वो बड़ी मुश्किल से इसे बचा कर लाया है। ग्रंथ फ्रेंच भाषा में था और सैनिक के अनुसार उसका अनुवादन संस्कृत से फ्रेंच भाषा में किया गया था ताकि फ्रांस के विद्वान उसे पढ़ सके। यूरोप में तब भारतीय दर्शन और संस्कृति को समझने वाले लोगों में सिर्फ ईसाई मिशनरी थे, जो भारत में ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। 17वीं शताब्दी में इन लोगों ने भारत से प्रतिलिपि ले जाकर पेरिस और ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी भर दी थी। पाली और संस्कृत के डॉक्यूमेंट्स दशकों तक धूल खाते रहे, क्योंकि इस भाषा को समझने वाला कोई था ही नहीं। ऐसे में जब वॉल्टेयर के हाथ यजुर्वेद की प्रतिलिपि लगी तो उन्होंने भारत को लेकर एक नया विचार दिया, जो तब ब्रिटेन के प्रचलित भारत के विचार से पूरी तरह अलग था। शक्ति के तौर पर फ्रांस ब्रिटेन का मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसे में वॉल्टेयर भारतीय दर्शन के क्षेत्र में ब्रिटेन को पछाड़ने की कोशिश में लग गया। हालांकि भारत में अभी भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुछ पोस्ट थी और आगे जाकर वो हैदर अली और टीपू सुल्तान के सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने वाले थे। वॉल्टेयर को भी उम्मीद थी कि फ्रांस दोबारा भारत में अपनी ताकत हासिल करने में सफल होगा। यूरोप में तब भारतीय धार्मिक परंपरा का ज्ञान कम ही था। हालांकि ग्रीस और रोमन जमाने में ही दोनों महाद्वीपों के बीच दर्शन का आदान प्रदान शुरू हुआ करता था, लेकिन यूरोप इस मान्यता को बल देने में लगा हुआ था कि यहूदी और ईसाई परंपरा ही सभ्यता का चरम है, इनसे ऊपर कोई ग्रंथ न कोई ज्ञान है। भारत आने वाले पहले यूरोपीय यात्रियों ने भी इस मान्यता को बल देने में अपनी भूमिका निभाई और भारत को सांप सपेरों का देश जाकर बताया। उन्हें वापस जाकर भारत में प्रचलित मूर्ति पूजा, प्रचलित मान्यताओं, कुप्रथाओं को अंधविश्वासों के तौर पर बखान किया। यहाँ तक कि सन 1770 के आसपास पेरिस में एक नाटक भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। नाम था द विडो ऑफ मालाबार। इसमें सती प्रथा को दिखाया गया था। यूरोपीय विद्वानों के लिए एक बड़ा सवाल था कि भारत, जो रोमन और ग्रीक के समय से ज्ञान और दर्शन की भूमि मानी जाती थी, वहाँ ऐसे अंधविश्वास कैसे उपजे। ब्रिटिश विद्वानों ने इसका जवाब इस तरह दिया कि भारतीय दर्शन शुरू में शुद्ध था, लेकिन बाद में इसमें अशुद्धता आती चली गई। इसका कारण उन्होंने इस्लामिक हमले बताया। इस थ्योरी से ब्रिटिश विद्वान और ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने दावा किया कि उनका उद्देश्य अब भारत को उसकी पुरानी समृद्धि तक पहुंचाना है। वॉल्टेयर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि एक बेतुकी धारणा है। उन्होंने सवाल उठाया कि रोमन और ग्रीक काल में जब इस तरह के विरोधाभास नहीं थे, तो भारत में ब्रह्म ज्ञान और अंधविश्वास एक साथ कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा वॉल्टेयर ने भारत के बारे में बाकी प्रचलित मान्यताओं पर भी चोट की। मसलन ब्रिटिश ने यह थ्योरी दी कि भारत में कानून का शासन नहीं था। इसके अलावा ये भी कि भारतीय आलसी होते हैं, इसीलिए वो इंडस्ट्री और ट्रेड के जरिए बिल्कुल भी माकूल नहीं है। ये सब विचार भारत में व्यापार और फिर उस पर कब्जे को जस्टिफाई करने के लिए दिए गए थे। लेकिन जैसा कि वॉल्टेयर ने लिखा कि इन बातों में बिल्कुल सच्चाई नहीं थी। एक जगह वो लिखते हैं कि जैसा कि इतिहास बताता है, भारतीय हमेशा से मेहनत कश और ट्रेड में निपुण रहे। इन बातों से वॉल्टेयर को भारतीय दर्शन और परंपरा के ज्ञाता के रूप में ख्याति मिली, लेकिन साथ ही आगे जाकर एक बड़ी बेइज्जती भी उसे उठानी पड़ी। दरअसल जिस किताब के भरोसे वॉल्टेयर ये सब कह रहे थे, वो किताब फर्जी थी। यजुर्वेद नाम की जो किताब वॉल्टेयर को मिली थी, दरअसल उसे ईसाई मिशनरियों ने लिखा था, वो भी फ्रेंच में, और वॉल्टेयर को ये बताया कि ये संस्कृत से फ्रेंच में ट्रांसलेट की गई है। इस किताब के जरिए वॉल्टेयर को वही दिखाया गया जो वो देखना चाहते थे। इसमें एकेश्वरवाद की बात कही गई थी और इसके पीछे ईसाई मिशनरियों का उद्देश्य ये दिखाना था कि भारत का धर्म भी ईसाई धर्म जैसा ही है, ताकि उन्हें ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में आसानी हो। वॉल्टेयर अपने जीते जी यही समझते रहे कि वो वेद पढ़ रहे हैं, वो असली है, जबकि असलियत का खुलासा उनकी मौत के बाद हुआ। साल 1778 को वॉल्टेयर की मृत्यु हुई। वॉल्टेयर के बाद अब्राहम डुपेरो नाम का एक और फ्रेंच विद्वान था, जिसने ठान लिया कि वो भारत जाकर उनके असली ग्रंथों की खोज और अनुवाद करेंगे। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में
उपनिषदों पर शोध की शुरुआत हुई। 24 साल की उम्र में डुपेरो भारत आया। वो यहाँ काशी जाकर संस्कृत की पढ़ाई करना चाहता था। इससे पहले किसी यूरोपियन यात्री ने ये काम नहीं किया था। लेकिन डुपेरो जब भारत पहुंचे तो चंद्रनगर की फ्रेंच ट्रेड पोस्ट पर ब्रिटेन ने हमला कर दिया। यहाँ से डुपेरो को पांडिचेरी जाना पड़ा। यहाँ से वो सूरत गए और पारसी समुदाय के बीच रहकर उनके धर्म पर शोध करने लगे। एक बार फिर उन्हें नाकामी मिली जब 1761 में ब्रिटिश बेड़े ने सूरत पर भी कब्जा कर लिया। डुपेरो को ले जाकर इंग्लैंड की जेल में डाल दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने डुपेरो के मन में ब्रिटेन के प्रति नफरत पैदा कर दी। जेल से निकलकर उन्होंने अपने तरीके से बदला लेते हुए सबसे पहले उपनिषदों का अनुवाद किया, जिसकी कोशिश ब्रिटिश कई सालों से कर रहे थे। उपनिषद की प्रति डुपेरो को जॉन बैप्टिस्ट जेंटिल नाम के एक फ्रेंच एजेंट से मिली थी, जो सिराजुद्दौला के साथ मिलकर ब्रिटेन से लड़ा था। उपनिषदों के अनुवाद में डुपेरो को 27 साल का वक्त लगा। डुपेरो को उम्मीद थी कि भारतीय दर्शन की समझ से फ्रांस को भारत में स्थापित होने में मदद मिलेगी। सन 1770 के बाद फ्रांस ने ब्रिटेन के खिलाफ मैसूर का साथ दिया, इस उम्मीद में कि मैसूर की जीत से वो फायदे में रहेंगे। इस दौरान डुपेरो ने कई फ्रेंच अधिकारियों को पत्र लिखकर समझाया कि मराठा और निजाम कभी भी हैदर अली और टीपू का साथ नहीं देंगे। फ्रेंच अधिकारियों ने डुपेरो की एक नहीं सुनी और चौथे अंगल मैसूर युद्ध के बाद फ्रांस का भारत से लगभग सफाया हो गया। साल 1805 में डुपेरो की भी मृत्यु हो गई। उनके प्रयासों का फल ये हुआ कि 19वीं सदी की शुरुआत में पेरिस यूरोप में संस्कृत की पढ़ाई का एक केंद्र बन गया। मैक्स मूलर ने भी संस्कृत की पढ़ाई पेरिस से ही की थी और आर्थर शोपेनहावर ने भी उपनिषद पढ़ने के लिए डुपेरो के अनुवाद का सहारा लिया। 19वीं और 20वीं सदी आते आते भारत के ज्ञान विज्ञान को उन्होंने पेटेंट करा लिया। आम भारतीय डेरों में, कथाओं में, बंगाली बाबाओं के पास भंडारा खाकर, कीर्तन करके धर्म और ज्ञान की तलाश में थे, तो वहीं यूरोप के विद्वान वेद और उपनिषद के ज्ञान खोजकर आगे बढ़ रहे थे।